चंद्र ग्रहण पर लगातार सॉलिड कवरेज आप देख रहे हैं। आज रात का चांद अपने पूरे शबाब पर नहीं बल्कि अंधेरे की चादर में कैद हो गया है। भारत के कोने कोने से लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कई वैज्ञानिक इसे दूरबीन से परख रहे हैं तो कई लोग परंपरा और आस्था के हिसाब से व्रत और उपवास में डूबे हैं। और कई ऐसी जगहों पर हम देख रहे हैं जहां पर लोग अलग अलग जगहों पर घाट पर पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं या वहां बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ चुकी है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर अंधकार छा गया है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये सिर्फ पूर्णिमा को ही संभव है। तो आज पूर्णिमा की रात है क्योंकि इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा करीब करीब सीधी रेखा में आ चुके हैं। इस खगोलीय घटना का असर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के कई हिस्सों पर पड़ा है और भारत में भी ये दिख रहा है। करीब 3 घंटे 30 मिनट ये लंबा वक्त जो है वो रहने वाला है। खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं, लगातार वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप जल्दी से राम दिनेशाचार्य जी महाराज का रुख कर लेते हैं। महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को और अब इसके असर को लेकर, क्योंकि अमूमन लोगों के मन में ऐसा होता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नकारात्मकता ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, यानी उनको लगता है कि इसका नकारात्मक ही प्रभाव होगा। क्या इस चंद्र ग्रहण को भी वैसा ही माने? देखिए, अपनी अपनी दृष्टि है लोगों की, पर मेरी दृष्टि ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काल है ये देवता के ऊपर विपत्ति का काल है। और जब किसी के ऊपर विपत्ति आता है तो हमारे यहाँ एक मंत्र है जिसको हम कहते हैं हरिशरणम। हरि का अर्थ होता है जो हमारे पाप, ताप और कष्ट को हर लेता है। तो इसलिए जब देवता के ऊपर ग्रहण लगा है, आप सब जानते हैं कि वो घटना जिस काल में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था और राहु और केतु दो भाग किए थे उनके गर्दन को काट कर, तो उस घटना में सूर्य और चंद्र को राहु और केतु इस प्रकार से उन्हें कष्ट देने का कार्य करते हैं जिसे हम ग्रहण कहते हैं। तो उस काल में हम भजन, पूजन, तपस्या और ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम आराधना करते हैं कि उनका कष्ट कम हो जाए। वो जो जितनी आप देखते हैं कि अभी तांबे की तरह पूरी तरह लाल हो जाएंगे तो वो कष्ट उनका बढ़ता जाता है। तो उस कष्ट के समय में, क्योंकि ज्योतिषीगण हमारे विराजमान हैं और वो बता रहे हैं कि चंद्र जो है वो मन का देवता है। मन चित्त की वृत्तियां जो हैं वो चंद्र उसको ठंडा रखता है और चंद्रमा उसके चांचल्य को मिटाने का कार्य करता है। तो उनके ऊपर विपत्ति है, ये विपत्ति काल है। ग्रहण को हम विपत्ति काल मानते हैं और विपत्ति काल में हम ज्यादा से ज्यादा आराधना करें, पूजा करें, जिससे उनके कष्ट को कम किया जा सके। लेकिन नकारात्मकता मुझे जो लगता है वो किसी प्रकार का नहीं है। किसी भी प्रकार से देवता चंद्र जो है, जो ग्रह है, देव है, जैसी भी उनकी मान्यता है वो हमें कष्ट नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ शास्त्रीय विधान है कि उस समय हम भोजन ना करें। जैसे हमारे घर में जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम लोग भोजन का त्याग कर देते हैं, जल का त्याग कर देते हैं, बैठ कर किसी स्थान पर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके कष्ट को जल्दी से जल्दी हर लिया जाए। उसी प्रक्रिया के रूप में आज ये जो चंद्र ग्रहण चल रहा है, नदियों के किनारे बैठकर, मंदिरों में, देवालयों में सब कपाट बंद हैं, कोई भोजन नहीं कर रहा है, निद्रा नहीं ले रहा है, मैथुन नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार के कार्य ना करके बस इस उद्देश्य के साथ लोग लगे हुए हैं कि हम अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने ब्रह्म को या जिसने भी हमें कुछ दिया वो देवता को, उसके कष्ट में हम उसके साथ खड़े हैं और भगवत आराधना करके, भगवत नाम का जाप करके उसके कष्ट को दूर करने का कार्य करते हैं। नकारात्मकता की जहां तक बात है वो तो ज्योतिषीगण बैठे हुए हैं, बताएं कौन सी राशि पर कौन सा क्या प्रभाव डालता है। और गर्भस्थ जो शिशु हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इसमें ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। अपने उदर पर गोबर का लेप करना चाहिए। इन सब बातों का वर्णन आता है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम इनसे जुड़ करके और भगवत आराधना, जो भी आपके इष्ट हैं, उन इष्ट देव की पूजा उपासना करके और इस बात को मन में मनन करने का है। और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मंत्र का अर्थ ये जिसको मनन किया जाए। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मंत्र मनन भी करता है और त्राण भी करता है। तारण का अर्थ है जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारी दुविधा है, जो हमारी दुराशा है, जो हमारा द्वंद्व है, किसी भी प्रकार से हम किसी कष्ट में हैं तो हम उस मंत्र का जाप करते हैं। वो इष्ट देव का मंत्र हो सकता है, भगवान गणपति का मंत्र हो सकता है, भगवान शिव का मंत्र हो सकता है, भगवान राम का मंत्र हो सकता है। इस प्रकार से जो हमारे इष्ट हैं
या जो हमें परंपरागत प्राप्त जो ज्ञान और जो दीक्षा मंत्र है उसका हम जाप करें, पर जाप का उद्देश्य अपने कल्याण से कहीं ना कहीं ज्यादा, जिस उदारता की बात साधु संत महात्मा और हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है कि देव पर आई हुई इस समस्या को जल्दी से जल्दी भगवान हरि, भगवान विष्णु टालकर और इनको स्वस्थ बना दें, इनको आनंदित कर दें। उसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, मंदिर धोए जाते हैं, सब पुनः धो करके और फिर भगवान की पूजा और आराधना की तरफ करते हैं। तो मेरी दृष्टि में यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा पवित्र नदियों के किनारे, देवालय में, शिवालय में या अपने ही घर में बने हुए मंदिर में सुखपूर्वक, सुविधा पूर्वक बैठ जाएं और जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, या राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, शिव मंत्र है, गणपति मंत्र है, जो मंत्र आपको आता हो उसका जाप करें और उसका उद्देश्य अपने कल्याण से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस ग्रहण से परमात्मा चंद्रदेव को जी। मुक्त करें, जिससे वो अपनी शीतलता हमें प्रदान कर सके। मनीष पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के, और उनसे जरा वैज्ञानिक व्याख्या इस चंद्र ग्रहण की समझते हैं। मनीष जी। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। आर्यभट्टा हमारे महान गणितज्ञ हुए, उनने हमें बताया कि किस तरीके से चांद की जो चमक है वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। उनने बताया कि किस तरीके से धरती, चांद और सूरज की जो एक अरेंजमेंट है वो हमें लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण हमें देती है। अब यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें हैं जो साइंटिफिक तरीके से मैं अप्रोच करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे चांद का चक्कर तो धरती के चारों तरफ लगता है, सूरज के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, तो हर बार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमें क्यों नहीं दिखता? इसका कारण यह है कि जो चांद है जब वो धरती के चारों तरफ घूमता है तो उसकी जो कक्षा है धरती के चारों तरफ घूमने की वो परफेक्ट नहीं है, वो 5 डिग्री एंगल पे थोड़ी उठी हुई है। इसलिए ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जब सब परफेक्टली अलाइंड होता है एक लाइन में, तो हमें परफेक्ट सोलर एक्लिप्स या परफेक्ट लूनर एक्लिप्स मिलता है, जो हमें कंप्लीट, हम जिसको कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें जब मिलता है, जब वो एक लाइन में आ जाते हैं। ये सदा नहीं होता, ये उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे होता है। अभी जब चांद के ऊपर कंप्लीट परछाई आ जाएगी धरती की, तो चांद काला नहीं पड़ेगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। ऐसा क्यों? हमारा जो धरती का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उस पर जब सूरज की रोशनी गिरती है वो बिखरती है। उसके बिखरने से हमें हमारा आसमान नीला दिखता है। अगर हम चांद पर खड़े होकर देखेंगे तो चांद का आसमान काला दिखता है, लेकिन धरती का आसमान नीला दिखता है, क्योंकि धरती का वातावरण उस सूरज की रोशनी को बिखेर देता है। जब चांद धरती की परछाई में होगा एकदम, तो वही सूरज की रोशनी जब धरती के वातावरण से होकर निकलेगी, उस एटमॉस्फेयर से होकर निकलेगी, तो वो जब बिखरेगी उसमें लाल रंग चांद तक पहुंच जाएगा, और वो चांद को, ये जो आप कह रहे थे तांबे की प्लेट के जैसा दिखेगा, जो जिसको हम रेड मून कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं, लाल रंग का कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि जब वो अम्ब्रा में आ जाएगा, अम्ब्रा मतलब कंप्लीट शेडो रीजन में आ जाएगा, तो हमें लाल रंग का दिखेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके, जो कि अगेन एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि हमें सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो एटमॉस्फेयर में जब आती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। जैसा कि पानी के ग्लास में, कांच का ग्लास है, उसमें हम पानी भरें और उसमें हम पेन डाल दें, चम्मच डालें, तो हमें मुड़ी हुई दिखती है, वो टूटी हुई सी दिखती है। वो जो फिनोमेना है वो अभी भी होगा जब चांद हमें लाल रंग का दिखने लगेगा, वो रोशनी रिफ्रैक्ट होकर चांद पर गिरने लगेगी। जैसे जैसे चांद यहां से निकलने लगेगा हमें नॉर्मल दिखेगा चांद। सबसे बड़ी बात यह है कि चांद का एक हिस्सा धरती से कभी नहीं दिखता, जिसको हम कहते हैं फार साइड ऑफ द मून। यानी चांद जब बना, धीरे धीरे वो ऐसे एडजस्ट हो गया कि जितने टाइम में चांद धरती का चक्कर काटता है वो धरती अब उसके साथ घूमती चली जाती है, इसलिए हमें चांद का पिछला हिस्सा कभी नहीं दिखता। और कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कुछ करोड़ों साल बाद, जब आधी धरती को ही चांद दिखेगा, और बाकी आधी धरती के जो लोग हैं अगर उनको चांद देखना होगा तो उनको एक ट्रैवल करके उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां से उनको चांद दिख सके। ये सब फिनोमेनास जो हैं, ये चांद की धरती के चारों तरफ की ऑर्बिट के बारे में बात कर सकते हैं, धरती की सूरज के चारों तरफ जो घूमने की प्रक्रिया है, ऑर्बिट कक्षा कहते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं चांद के ऊपर जाने की। तो हमारे पास चांद के ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे। अभी 2023 में भारत ने भी चांद के सदर्न पोलर रीजन में अपनी पहचान बनाई, जहां पर हमने चंद्रयान 3 को उतारा। चंद्रयान 4 वहां पे जाने वाला है, चंद्रयान 5 वहां पे जाने वाला है। चांद को बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं। यही नहीं, आने वाले टाइम में तो ऐसा प्लान है कि इंसान चांद के ऊपर एक न्यूक्लियर बेस बनाएगा और चांद पर बिजली उत्पादन करी जाएगी, जिससे कि वहां पर लेबोरेटरी सेट कर कर और ज्यादा खगोलीय रिसर्च को और ज्यादा अच्छे से अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये बात सुनकर तो मुझे लगता है सभी चौंके होंगे कि एक वक्त कुछ करोड़ों साल बाद ये आएगा कि चांद देखने के लिए भी आपको साधन लेकर वहां जाना पड़ेगा जहां पर चांद आपको नजर आए। ये भी हो सकता है अभी जो लोग और मोहब्बत के साथ चांद को देखें कि अभी देख लो, आगे का कुछ पता नहीं है। अनुपम कपिल जी भी हमारे साथ, हमारे मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, अब इसको अलग अलग तरीके से खगोलीय घटना के तौर पर भी देख रहे हैं हम, ज्योतिषाचार्य जो हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आम लोगों के हिसाब से, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, जो मैं अभी चर्चा में पहले भी बात इसकी जिक्र कर रही थी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के युग में, जो अभी पैदा हुए हैं, यानी जो बहुत यंग हैं, वो बहुत तर्क करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। अब जैसे उनको शायद ये समझना होगा कि आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि इस टाइम पर सोना नहीं है, जाप करना है, मंत्रोच्चार करना है। हम देखते हैं कि जो हमारा बूढ़ा वर्ग है या थोड़ा प्रौढ़ वर्ग है, वो पूजा और इन चीज़ों में ध्यान लगाता है, लेकिन अगर आप बच्चों को यही बात समझाइए तो उनको लगता है इससे क्या होगा, दान करने से क्या होगा, तप करने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, अरे ये सब तो खगोलीय घटना है। मतलब बहुत हद तक वो तर्क और वैज्ञानिक जो नजरिया है उसको समझते हैं। तो इसके बहुत पीछे, अच्छी चीज है, इसके पीछे बहुत आप, अच्छी चीज है कि बच्चे जो हैं आजकल जो है हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकल हैं। और जब हम बचपन में थे, अगर आप बच्चों को आज कह दो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। अगर हम पूछते थे तो यही हमें रीजनिंग मिलती थी, खाना नहीं चाहिए, बट रीजनिंग नहीं मिलती थी, खाली ये बोला जाता था। अब ऐसा है, जो वाटर है इसके ऊपर जब सोलर एनर्जी, यानी कि जो सूर्य के जो किरण गिरते हैं, इससे भी असर होता है। अगर कुछ समय जैसे बारिश चल रही है, कई दिन जो है सूर्य निकलता नहीं है, तो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, डिजीजेस बढ़ते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो रहा है, जैसे सडनली ग्रहण होता है तो अचानक जो एनर्जी है वो कट हो जाती है, जो रेज होती हैं, और वो सडन टेम्परेचर ड्रॉप के वजह से और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के वजह से एक शरीर के ऊपर भी जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। अभी जब हम मंत्र का चांट करते हैं, एक साउंड वाइब्रेशन भी होता है, या मन से भी करते हैं तो भी वो एक वाइब्रेशन जनरेट करता है। अब जैसे वास्तु में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हम मुहूर्त चूज करते हैं, पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक पर्टिकुलर नक्षत्र चूज करते हैं। आपके पास में एक घर अगर सेम डे पे अलग लग्न में बन रहा है और दूसरा सेम मटेरियल यूज हो रहा है, सपोज आपका नेबर और वो आप सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक तो घर 20 साल जो है चलता है, एक जो है 50-60 साल चल जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने, मतलब हमारे जो ज्योतिषी थे, वो एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। आज प्रॉब्लम यह है कि खगोलीय घटना करके जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स को वो मियर एस्ट्रोलॉजर्स, फलित ज्योतिष मानते हैं। पहले जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोलॉजर्स भी होते थे। तो इस वक्त पे जो केमिकल बाइंडिंग होता है पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से, वो एक क्या कहते हैं, लॉन्गेविटी देते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो वाटर थेरेपी के अंदर भी जब हम सिंपली H2O नहीं है, H2O के अलावा भी एक अलग कंपोनेंट होता है, जब हम अंगूठा अंदर डाल के मंत्र का जाप करते हैं इंटेंट के साथ में, वो वाटर मॉलिक्यूल में मेमोरी होती है। इसलिए जितने भी स्नान करने के लिए हमें कहा है लूनर एक्लिप्स में और सोलर एक्लिप्स के अंदर, इथरिक फील्ड जो होती है अर्थ की और जो बॉडीज की, वो एकदम नजदीक होती है। तो जो आप मंत्र करते हो उस समय पे, उसका 10,000 टाइम्स जो है इफेक्ट होता है। इसलिए पितृपक्ष भी जब हम अभी होगा जो समय, जो भी हम कार्यक्रम अभी करते हैं पितरों के लिए, पूजा पाठ अर्चना, और खास करके जिस नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है, उस व्यक्ति को डेफिनेटली देव अर्चना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक तो ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए।
मेरे दूसरे विद्वानों ने हमारे को कहा है कि संभोग नहीं करना चाहिए। देखो, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस और पूर्णिमा और पर्व के दिनों पे तो ये वर्जित ही है, लेकिन अगर एक्लिप्स के समय, ग्रहण के समय अगर कोई संभोग करता है तो वो कुत्ते कुत्ते या पिग, सुअर की योनि में जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। अब देखो, मैं कह रहा था कि जैसे ग्रहण होने लगा है, इससे कुछ दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले इतनी सारी घटना हो रही है, क्योंकि मन के ऊपर जब असर होता है। अभी ब्रिटेन के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, मलेशिया में भी एक पॉलिटिकल पर्सन उन्होंने रिजाइन किया जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है। तो ये जो है दिमाग के ऊपर अनस्टेबल कर देता है। और हम जब जल के अंदर, आप विदेशों तक चले गए, मैं भारत पर फिर इस हिसाब से समझना चाहूंगी, भारत में क्या मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से राशियों कुछ का असर संक्षेप पड़ता में हुआ दिख बता रहा दूं है? क्या असर होगा? 1 मिनट लूंगा, राशियों के ऊपर भी असर बता देता हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं राशियों लूंगा। भारत में सर, भारत में आप राजनीतिक दल के हिसाब से बता रहे हैं अच्छा, ना, या राजनीतिक राजनेताओं दल के हिसाब से बता देखो, रहे हैं, तो भारत पर क्या असर पड़ता हुआ भारत दिख की रहा है? कुंडली पे ये जो भारत के सेकंड हाउस में पड़ेगा, अगर हम कर्क राशि जो है, क्योंकि कर्क राशि भारत की चंद्र राशि है और सूर्य भी वहां है, तो इस लगन को इंपॉर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। हाँ, तो क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सर आप अपनी बात आर्थिक कंप्लीट इसके कर अंदर लीजिएगा। देखिए तस्वीरें अब आनी आर्थिक शुरू हो गई हैं, 42 मिनट तक ब्लड मून ऐसे ही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण की शुरुआत 9:58 पर हो गई और ये चंद्र ग्रहण जो है वो करीब 1:27 तक रहने वाला है, 1:26 पर करीब खत्म होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसकी तस्वीर लखनऊ में, बेंगलुरु में, कोलकाता में कैसे इस वक्त दिख रहा है, वो तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चल रहे हैं। लखनऊ में तो एक बहुत छोटा सा जो ईद में चांद दिखता है वैसा इस वक्त नजर आ रहा है। बेंगलुरु में भी देखिए खगोलीय घटना लोग मानकर अपनी छतों पर हैं और उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में भी देखिए किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अनुपम जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो सेकंड हाउस जो धन का है, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी का योग नजर आ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 4th हाउस और 10th हाउस, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, तो चतुर्थ स्थान, दशम स्थान तो पावर का है, वहां पे शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी हैं, और शनि ट्रांजिट में 8th में बैठे हुए हैं। तो ये समय भारत की कुंडली में मंगल की दशा 9 तारीख सितंबर से शुरू हो रहा है इसी साल के, और उनकी भी मंगल की दशा चल रही है। लेकिन केतु जब भी सूर्य और बुध शुक्र के आर्क से चलते हैं तो वो इंसान का डाउनफॉल या उनके पावर के अंदर या इमेज के अंदर कमी लेकर आते हैं। तो इस समय, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री काफी मंदिरों का भी जो उन्होंने जो रिहैबिलिटेशन किया है, बनवाए हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब जगह हर 10-15 दिन में जाते रहते हैं। तो भृगु संहिता में भी कहा गया है कि जो पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है और दान करते रहते हैं, और अगर मॉरल, ये लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ करो लेकिन आपका अगर मॉरल कंडक्ट ठीक नहीं है तो आप कुछ भी करो, अगर आप झूठ बोलते हो तो वो सब जो है आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं देशवासियों को कि जो डॉग्स के अगेंस्ट क्रूअल्टी कर रहे हैं लोग, जो कंप्लेन करके, फॉल्स कंप्लेन करके डॉग को मरवा रहे हैं, अभी पितृपक्ष है, जो गाय है, कौवा है, कुत्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। अनुपम जी आपको सुनने के बाद एक और, क्योंकि वैसे भी हम चंद्रग्रहण की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे नकारात्मकता की बात कर रहे होते हैं, इसको लोग अमूमन नकारात्मकता के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन अब जब आप राजनीतिक पहलुओं के हिसाब से भी बता रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। हाल फिलहाल ही देखिए किस तरह से टैरिफ लगा, जीएसटी में जिस तरह से रिफॉर्म हुआ, ये सारी कोशिशें हो रही, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक और मन में संशय पैदा होता है यहाँ पर। और राजकुमार शास्त्री जी हैं यहाँ पर, ये सर आप बताना चाह रहे थे कि ग्रहण की शुरुआत कैसे हुई? जी देखिए, मैं आपको अर्पिता जी ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रहण का आरंभ कब हुआ। सृष्टि के आदि काल में ग्रहण की जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यह वो समय था जब राजा बलि का शासन था पृथ्वीलोक में, और वहाँ से एक देवासुर, पृथ्वी में 3 इस प्रकार के युद्ध हुए जो कि भारत के लिए अत्यंत हानिकारक नहीं पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक रहे। उसमें प्रथम युद्ध था देवासुर संग्राम, और दूसरा युद्ध था राम रावण युद्ध, और तीसरा युद्ध था महाभारत का युद्ध।
ये 3 इस प्रकार के युद्ध हुए जो कि पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया और अत्यंत चरमरा गई। यह वो समय था जब देव दानव युद्ध हुआ। राजा बलि को माध्यम बना करके देवताओं ने मिल करके वासुकी नाग के माध्यम से और समुद्र का मंथन किया। समुद्र के मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए और उन 14 रत्नों के सबसे अंत में धनवंतरी अमृत कलश लेकर के बाहर निकले। अब वह अमृत किसको पिला दिया जाए? देवता चाहते हैं हमको पिला दिया जाए, दानव चाहते हैं कि हमको पिला दिया जाए। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग ना समझ होते हैं, लेकिन सारे ना समझें ऐसी बात नहीं है। स्वरभानु नाम का एक दैत्य है जो कि मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया। देवताओं की पंक्ति अलग बिठाई, दैत्यों की पंक्ति अलग बिठाई और भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाना चाहते हैं। उस समय में स्वरभानु नामक दैत्य जब भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे थे, वह दैत्यों की पंक्ति से उठ करके आकर के देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और भगवान कभी पंक्ति भेद नहीं करते। भगवान तो ये कहते हैं कि आप जैसे भी हैं मेरे पास आ जाएं, मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने स्वरभानु नामक दैत्य को भी वो अमृत पिलाया। अमृत पीते ही चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि प्रभु ये तो राक्षस है, आपने इसको अमृत पिला दिया। अमृत का प्रभाव वास्तव में अमर करने वाला है या नहीं, यह स्पष्ट करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नामक दैत्य का सिर काट दिया। लेकिन वह अमृत पी चुका था, इसलिए वह एक के बदले 2 हो गया। एक का नाम राहु और एक का नाम केतु हुआ। वहीं से सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण आरंभ हुआ। पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। ये हमारा शास्त्रीय इतिहास है। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस इतिहास को बताया उन लोगों को जो ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। इसको और आगे जरा विस्तार से समझेंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपको बता दें सबसे सॉलिड कवरेज चंद्र ग्रहण पर लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं।